हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, है नहीं। तो जिन बच्चों का एग्जाम आरपीएफ से आरपीएफ का लगा हुआ है तो उनके लिए बहुत ही बेहतर ये आपका वीडियो हो सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त भी अन्य बच्चों का जो या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे सवाल ये साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो PVIQ होंगे, खासकर आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये भाग 2 है। इससे पहले आपको एक भाग पहुंच चुका है होगा जो भूगोल से यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी PYQ आपसे पूछा गया है उन सभी का आपका श्रृंखला एक पास ही मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आपको इस चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक है ना, और अपना एग्जाम की तैयारी भी साथ में करते रहिए। तो आज हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार जो है ये किसके नदी के तट पर है, तो ये है किसके भाई, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, देखिए सवाल में मायने नहीं रखता है। आप कहोगे ये तो सवाल तो बहुत इजी है तो सभी लोग कर लेंगे। हाँ कर लोगे, बेसिक अच्छी बात है, कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाएगा, तो रिलेटेड सवाल भी आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये हरिद्वार किस शहर नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है। अब देखिए जो गंगा नदी से एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सवाल ये पूछा जाता है कि अगर आ जाए कि नमामि, ठीक है, नमामि अगर पूछा जाए कि गंगे की शुरुआत कब होती है, नमामि गंगे की जो शुरुआत है वो कब होती है, तो देखिए नमामि गंगे की जो शुरुआत होगी वो होगी आपकी कब, तो ये होती है 2014 में। ठीक है, 2014 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, और बाद में ये कहता है गंगा एक्शन प्लान कब आया था। अगर सवाल हो कि गंगा एक्शन, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान ये कब आया था, तो ये आया था 1985 में। कब आया था, 1985 में आया था। ठीक है, 1985 में आया। उसके अलावा गंगा नदी ध्यान रखेंगे कि 5 राज्यों से क्या होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित है। ठीक है, इन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो ये राज्यों आपके राज्य कौन से मिल जाएंगे, तो पहला तो आपको उत्तराखंड ही है, क्योंकि यहां से निकलती ही निकलती है। उत्तराखंड से कहां जाएगी, यूपी में जाएगी। यूपी के बाद में कहां जाएगी ये, तो आप देखेंगे इसके बाद में ये जाती है आपके कहां पे, तो झारखंड में। कहां पे, झारखंड में। और फिर BH यानी बिहार, और फिर चल जाएगी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों में क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, जो सबसे अधिक इसकी लंबाई है वो कहां पे है, वो है उत्तर प्रदेश में, लगभग 1450 किलोमीटर। यानी कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है ही है भाई। गंगा की टोटल लेंथ कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। इनमें से 2525 देखा जाए तो यूपी में 1450 किलोमीटर, 1450। यानी गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो यूपी में। और सबसे कम कहां पे है, तो वो झारखंड में है। कहां पे है, झारखंड में है। हालांकि इसका एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ लगभग हो सकता है कि 80 या 85 किलोमीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। हालांकि झारखंड का एक ही जिला है, कौन सा, साहेबगंज, जहां से गंगा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। कितने, तो केवल एक ही जिला है, साहिबगंज। तो सबसे कम झारखंड में, बाकी सबसे लंबी जो है आपकी वो यूपी से। ठीक है, गंगा नदी के बारे में ये विशेष बात को इतनी आपको ध्यान रखना है। फिर ये देखते हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, मेंटल, क्रस्ट, कोर या वायुमंडल। तो सबसे बाहरी परत को बोल रहा है, तो सबसे बाहरी परत जो होता है वो कौन सा कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, या भूपर्पटी भी हम लोग नाम देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से एक डायग्राम को अगर देखा जाए, यहां पर ये पृथ्वी की अगर हमने एक काट ले ली और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ पृथ्वी के अंदर देखा आपने कुछ लेयरें भी होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ये हिस्सा कहलाता है इसे हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। और जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं भाई भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या बोलते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, और ये अगर इनको रासायनिक रूप से देखा जाए, रासायनिक रूप से देखा जाए तो पता चलेगा
कि जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है इसमें किन किन खनिजों की या कह सकते हैं किन किन मेटलों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो यहाँ पे होता है सियाल, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्युमिनियम सबसे अधिक कहां पाया जाएगा, क्रस्ट वाले भाग में पाया जाएगा। ठीक है, फिर बीच वाला भाग आता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा। सीमा मतलब हो गया कि सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है ना, क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर जो कोर वाला भाग है यहाँ पे होता है आपका क्या, निफे। यहाँ पे क्या है आपका है, निफे, यानी कि निकिल और फेरस। फेरस मतलब लोहा। ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछ लेता है कि किस वाले पृथ्वी के किस भाग में कौन सा पाया जाता है। तो सियाल, सीमा और निफे, यानी क्रस्ट, मेटल, कोर। तो पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी वाले भाग को तो क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले भाग को मेटल कहते हैं, और आंतरिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या बोलेंगे, तो कोर बोलेंगे। तो ये आपको इतना ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिए कि पृथ्वी की ये जो त्रिज्या भी आपसे पूछ लेता है नहीं, त्रिज्या पूछ लेता है, कितनी त्रिज्या है पृथ्वी की, तो आप बताएंगे लगभग 6300 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन, अच्छा सवाल है, पशु जीवन डैश डैश कहलाता है, फेरा, फौना, पर्यावास, गुना। देखिए जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे यानी पर्यावरण पढ़ेंगे, तो उसमें जीव जंतु और वनस्पतियों का एक अपना अलग नाम होता है, जैसे मतलब फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें देखिएगा कि जो पशु जीवन होता है उसे कहा जाता है फौना। क्या कहा जाता है, फौना कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि जो वनस्पति जीवन है या प्लांट हम लोग बोलते हैं, यानी कि वनस्पति, ठीक है, या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरा। तो ऐसे तो हम लोग कहते हैं ना फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा का मतलब है पेड़ पौधे का जो जीवन होता है वो फ्लोरा कहलाता है, और फौना का मतलब होता है पशु जीवन। ठीक है, या वही जीव जंतु हैं उनका जीवन। ठीक है, जो वहां पे निवास करते हैं। अब देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, ये कह अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अकरा, सियोल, काबुल, प्राग। तो देखिए अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है भाई काबुल। क्या है, काबुल। काबुल देखिए एक नदी भी है, काबुल क्या है, एक नदी भी है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो बाबर था, है नी, जो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है हमारे भारत में, ठीक है, पहला शासक था बाबर। तो जो बाबर है उसका कह सकते हैं कि जो सेकंड टाइम जो कह सकते हैं दफनाया गया, वो कहाँ पे, उसके अपने ही देश काबुल में दफनाया गया था। पहली बार कहाँ, आगरा में, आगरा के आराम बाग में, और सेकंड टाइम में कहाँ पर, तो काबुल में। तो काबुल एक नदी भी है और काबुल एक क्या है, राजधानी है, एक शहर भी है, कहाँ का, तो अफगानिस्तान का। ठीक है, और जो प्राग जो है ये भी राजधानी है किसका, तो चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, इसकी राजधानी है क्या, प्राग। ठीक है, बाकी सियोल देखेंगे तो सियोल भी राजधानी है किसकी, तो ये है दक्षिण कोरिया, सियोल। और अक्रा भी राजधानी है किसकी, तो घाना की, घाना जो अफ्रीका का देश है यहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा, अगर मैं यहां कहूं कि जो भाई भारत है और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, तो इन दोनों के बीच में टोटल कह सकते हैं सीमाएं लगती हैं क्या, हाँ लगती हैं, इनडायरेक्टली लगती हैं। तो पता चलेगा कि टोटल कितनी, तो 106 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, पीओके वाले क्षेत्र से, यानी कह सकते हैं कि जो उधर लद्दाख वाला क्षेत्र वहां से। ठीक है, और ये माना जाता था कि हाँ कि ठीक है कि भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अच्छा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा का जो निर्धारण है ना, निर्धारण, ये 1896 में सर डूरेंट द्वारा किया गया था सर डूरेंट द्वारा किया गया था। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जो डूरेंट रेखा है वो किस देश के बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है।
लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये डुरंड रेखा वर्तमान में अब देखेंगे तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, क्योंकि जो हिस्सा अफगानिस्तान से लगता था भारत का वो अभी किसके कब्जे में है, तो वो भारत के पाकिस्तान के कब्जे में है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो आपको पता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो जीव जंतुओं को संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर हम ये कहें कि जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो भारत के 18 ऐसे क्या हैं स्थल हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हैं? शामिल हैं। उन 18 में से जो सबसे पहले शामिल हुआ था उसका नाम था कौन सा? नीलगिरी पर्वत जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है, ठीक है, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सीमा पे है। तो ये पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सुंदर वन क्या है? तो सुंदरवन एक क्या है? दलदली एरिया है, यानी वो एरिया जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपनी क्या करती हैं? मुहाना बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, है नहीं। आपको पता भी है कि सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर यहां पर लिख दिया जाए कि फर्स्ट बायोस्फीयर कौन सा है भारत का? तो बताएंगे नीलगिरी पर्वत वाला क्षेत्र। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? बोखा, बीकानेर, कोहिमा या तुएनसांग। भाई एक ही तो उसमें सीमा एक ही तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे राजधानी दिख रही है, वो कौन सी है? कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा, ठीक है, कोहिमा। अच्छा यहाँ पे देखिए जो नागालैंड है, नागालैंड में एक बहुत ही फेमस आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कौन सा? हॉर्नबिल कौन सा है भाई? फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो दिसंबर, ठीक है। तो नागालैंड की जो स्थापना माना जाता है वो कब माना जाता है? तो 1 दिसंबर 1963। नागालैंड की कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो उसका नाम है क्या? तो बताएंगे माउंट सारामती। तो माउंट सारामती क्या है? सबसे बड़ा। नागालैंड में ही आप मिलेगा क्या? यहाँ पर एक जुकू घाटी। नागालैंड में ही है क्या आपका? जुकू घाटी है, ठीक है ना। कौन सा है? जुकू घाटी है नागालैंड में। तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा, ठीक है। अगला देखिए डल झील किस शहर में स्थित है? त्रिवेंद्रम, जयपुर, नई दिल्ली या श्रीनगर। देखिए जो डल झील है ना ये कहाँ पे है? ये है आपका श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर को हम लोग कहते हैं झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं भैया? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो आपका एक शहर है कौन सा? उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। इसे कहते हैं झीलों का शहर। इसे कहते हैं झीलों का शहर, ठीक है। उदयपुर कहते हैं झीलों का शहर, ठीक है। वैसे उदयपुर को व्हाइट सिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जैसे नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, रूस या चीन। देखो 7वां कह रहा है तो 7वां तो कौन सा है? भारत ही है। कौन सा है? भारत ही है भाई 7वें नंबर का, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ठीक है। किसमें मिलती है? तो इसमें आप देखेंगे
तो इससे सही आंसर कौन सा आपका है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस डायग्राम पे आप देखना चाहेंगे, ठीक है, डायग्राम पर, तो आपको पता है कि भाई हमारे भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टली हैं, मतलब कह सकते हैं कोस्टल एरिया है, यानी तटीय राज्य है। ठीक है ना, 9 क्या है? तटीय राज्य हैं। ठीक है, कैसे भैया? तटीय राज्य हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक राज्य आपको ये मिलेगा, ठीक है, और दूसरा राज्य आपको यहाँ पर इस तरीके से ये मिलेगा, तीसरा राज्य आपको यहाँ पे कुछ ये मिलेगा, और उसके बाद में एक राज्य और भी मिलेगा यहाँ पर ये, और फिर मिलेगा आपको एक ये राज्य ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो ये कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, ये कौन सा राज्य आपका है? तो ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ये कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ये कौन सा है? तो ये है गोवा। कौन सा है? गोवा। ये कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और ये है तो केरल। ये है केरल। ठीक है, वैसे ही जब इस हिस्से में आप जाएंगे, इस हिस्से में, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा कौन सा राज्य? तमिलनाडु। फिर इसके ऊपर एक कौन सा मिलेगा यहाँ पर? तो ये होगा यहाँ से इस तरीके से भाई आंध्र प्रदेश, और इसके ऊपर कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये इस तरीके से होने वाला है कौन सा? उड़ीसा। और फिर इसके बाद में यहाँ से कौन होगा इस तरीके से? वो है पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये कौन सा आपका है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये कौन सा आपका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये कौन सा आपका है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। और ये कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे ये चीज आप देख पा रहे हैं कि हाँ कि ठीक है भाई कि यहाँ पर इसमें से 4 राज्य जो हैं वो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से लगे हैं, और इसमें से जो इस साइड में है 5 राज्य वो किससे लगे हैं? तो यहाँ पे किससे लगे हैं? ये वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये अरब सी है, अरब सागर है। ठीक है, इधर क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो 9 राज्य क्या है? तटीय राज्य हैं भारत में। 9 किसने? तटीय राज्य हैं। और भारत में कुछ, भारत में तटीय रेखा कितनी है? ठीक है, तटरेखा अगर कहा जाए, तटरेखा भारत में कितनी लंबी है 9 राज्यों की? तो कहेंगे इनकी है 7516.6 किलोमीटर। यानी 9 राज्यों की सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर है, नहीं इतनी है। और टोटल भारत की अगर सीमा की बात करें, समुद्र वाली छोड़ दो और ये भी सब ले लो, सब ले लिया जाए कि भारत की कुल सीमा कितनी है, चाहे जलीय हो चाहे स्थलीय, दोनों की बात करें, है नहीं, यानी कि स्थल और कह सकते हैं क्या? तटीय यानी समुद्री, दोनों की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है नहीं, 15,200 किलोमीटर। या तो ये नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? 15,106 किलोमीटर, या तो दूसरा ये मिलेगा, है नहीं, दूसरा ये मिलेगा। तो ये आपको इतना ध्यान रखना, हर तट का अपना एक अलग अलग क्या है? नाम है, अपना ये क्या है? एक अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। पाक जल डमरू श्रीलंका डैश जैसे अलग करता है। पाक जल डमरू भारत, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो पाक जल डमरू जो है ना, ये भारत और किसको अलग करेगा? श्रीलंका को। ठीक है, जैसे आप देखेंगे भारत क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, और यहीं पर आपको एक दूसरा देश मिल जाएगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, ये क्या आपका? श्रीलंका। तो ये है आपका श्रीलंका, जिसे पहले सिंघल द्वीप भी कहते थे। ठीक है, और इधर है भारत। भारत का राज्य यहाँ पे कौन सा? एक है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और श्रीलंका का यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है जाफना, जाफना द्वीप। कौन सा है? जाफना द्वीप। ठीक है, और इसी के बीच में
यहां पर आप देखेंगे ये जो हिस्सा होगा इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, पाक जल डमरू, जल डमरू। तो पाक जल डमरू अगर कहा जाए किस दो को अलग करता है तो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है ना, इसको अलग करेगा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर डैश डैश वर्ष में शुरू किया गया था, 1980, 1973, 1965 या 1985। तो देखिए जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है, अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही देखा जाएगा तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था, कौन सा, तो उस समय कहा जाता था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है नहीं, हालांकि अभी तो उसका नाम बदल गया है, उसका नाम ही रख दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व रख दिया गया है नहीं। तो यहाँ पे कुछ हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर आ जाए एलिफेंट यानी कि हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1992 में, है नहीं। वन संरक्षण एक्ट कब आया था, तो बता देंगे 1980 में। फिर बताएंगे पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था, तो बता देंगे 1986। फिर अगर आ जाए कि वन्य जीव, है नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, एक्ट कब आया था, बता देंगे 1972 में आया था। अगर पूछा जाता है आपसे कि जैव विविधता अधिनियम यानी कि एक्ट कब आया था, तो बता देंगे यह आया था 2002 में। कब आया था, 2002 में, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, कुछ एक्ट आपको ध्यान रखना। इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब था, तो 1973 में। तो वैसे भी ये भी आपसे एक्ट या पूछे जा सकते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या दक्षिण कोरिया को। देखिए उगते हुए तो ये जाना जाता है किसे, जापान को। यानी कहा जाए तो भाई सबसे पूर्व में जो देश है वो कौन सा है, आपका जापान है नहीं। तो यानी कि सबसे पहले सूर्य उगता हुआ कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो ये दिखाई पड़ेगा कहाँ पे, जापान पे, जापान में। वैसे हमारे भारत में कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि भारत में सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में होती है। अरुणाचल प्रदेश के किस वाले हिस्से में, तो कह सकते हैं कि जो एक जिला है कौन सा, किबुथु। क्यों, किबुथु वो पॉइंट है जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, क्या सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही कहा जाए कि भाई भारत में किसे उगते हुए, भाई उगते हुए सूरज का क्या बोलते हैं, राज्य कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जापान को कहते हैं। जो आपका न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड, इसे कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन, क्या बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ऑस्ट्रेलिया को भाई कई सारे नाम देते हैं। भारत की सीमा किन दो देशों से लगी हुई, तो भारत की सीमा किन दो देशों से नहीं, वैसे तो 7 हैं, तो यहां पे हो जाए कि किन किन देशों से लगी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई किन किन देशों से लगी है, ठीक है, किन किन देशों से लगी है। तो जरा ऑप्शन को पढ़ें आप, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। तो इसमें तो फिर एक ही आएगा, कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान अफगानियों का स्थान यानी अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत से, हमने बताया आपको कि भारत से कितने, तो 7 देशों की सीमा लगती है। सीमा लगती है, ठीक है ना। और इन 7 देशों में अगर बात किया जाए तो आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे अधिक सबसे कम किसकी सीमा लगती है, तो आपने एक छोटा सा ट्रिक पढ़ा होगा जो हर जगह चलता ही चलता है, वो कौन सा है, तो बचपन, ये ना
बचपन में, ठीक है, में क्या किया, बीए किया, ठीक है ना। कुछ लोग एमबीए करा देते हैं, ठीक है, लेकिन आप बीए ही करो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको देशों के नाम पता चल जाएंगे, नहीं, नाम पता चल जाएंगे कौन से। देखिए बै से अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सीमा जो लगती है वो लगती है 4096.6 किलोमीटर, भारत से लगती है सीमा इतनी लंबी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो आपका च का मतलब हो गया यहाँ पे देखेंगे च का मतलब हो गया चीन। क्या हो गया, चीन हो गया, ठीक है, कितना हो गया, चीन हो गया, ठीक है। तो इसकी लगभग आप देखेंगे 3400 के आसपास की सीमा लगती है, ठीक है, इतनी लगती है। यानी कि हम बात करें इसकी सीमा लगभग 3400 के आसपास लगती है, यानी कि 3400 शायद 88 किलोमीटर की सीमा लगती है, इतनी लगती है, ठीक है। और फिर जो प का मतलब हो गया, या इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ कि इसकी सीमा जो है लगभग आप देखेंगे तो 34 किलोमीटर की लगती है। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान की बात करते हैं, पै का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसकी सीमा आपका लगभग 3323 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर की लगती है। नेपाल की जो सीमा है, ये ने से क्या हो गया, नेपाल, इसकी सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। एम से मतलब हो गया म्यांमार, क्या हो गया, म्यांमार की सीमा, इसकी सीमा आप देखेंगे तो समथिंग 1600 के आसपास में लगती है। कितनी, 1600, कितनी, 1600 के आसपास में लगती है। कितनी लगती है, लगभग 1600। फिर देखेंगे आपका भूटान, ये क्या हो गया, भूटान, ठीक है, लगभग 699 के आसपास लगता है। और से हो गया क्या आपका अफगानिस्तान, क्या, अफगानिस्तान, इसकी सीमा लगभग 106 किलोमीटर की लगती है, ठीक है ना, 106 किलोमीटर की लगती है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखिएगा कि भाई सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की है। फिर इसके बाद किसकी है, चीन की है नहीं, इसके बाद किसकी सबसे लंबी सीमा है, चीन की है। चीन की बाद अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, है नहीं। तो ये एक क्या है, आप ध्यान से देख किसकी सीमा कितनी लगती है और उसमें कितनी लंबी लगती है, कौन पहला है कौन दूसरा है। डैश डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण क्या होता है, यानी कि जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, जो उसमें प्लाज्मा जो बन जाता है उसके गठन का क्या कारण, क्यों बनता है, रीजन क्या है। तो बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, उच्च गुणवत्ताकर्षण या सूर्य की दूरी। देखो प्लाज्मा तभी बनेगा जब क्या होगा भाई, बहुत अधिक क्या होगा, तापमान होगा, है नहीं, क्या होगा, बहुत अधिक क्या होगा, तापमान होगा, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये हम सभी को पता है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है ना। ये क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है ये, ठीक है। तो ये बहुत अधिक तापमान पे ये क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। और इतना तापमान होता है कि ये आयनीकृत गैसों के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो तारों में प्लाज्मा ये होता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद या अंकारा। उज्बेकिस्तान की राजधानी आप देखेंगे तो ये क्या है, ताशकंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताशकंद हो जाएगा। आपको आपने पढ़ा होगा कि मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, मध्य एशिया में कितने, 5 देश आते हैं। कितने आते हैं, 5 देश आते हैं। उनमें से आप देखेंगे तो कुछ ये देश आपको नजर दिखाई पड़ेंगे, जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्या होगा, उज्बेकिस्तान,
उज्बेकिस्तान। ठीक है, कौन सा जगह? उज्बेकिस्तान। और पांचवा होगा कौन सा? कजाकिस्तान। कौन सा हो गया? कजाकिस्तान। ठीक है, इनका आपने राजधानियों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में तो अस्ताना ही होगी, पहले नूर सुल्तान थी। क्या है? अस्ताना। पहले क्या थी? नूर सुल्तान थी। ठीक है, और उज्बेकिस्तान में क्या हो गया? ताशकंद। क्या हो गया? ताशकंद। ठीक है, इसका क्या हो गया? बिश्केक। क्या हो गया? बिश्केक, है नहीं? इसका हो गया अशगाबाद। अशगाबाद। ठीक है, और तजाकिस्तान का हो गया दू सांबे। ठीक है, क्या हो गया? दुसांबे। ठीक है, तो इन सबकी राजधानियां भी आपको क्या रखना? याद रखना कि मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, इन 5 देशों की राजधानियां भी आपको ध्यान रखना। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? भू आबद्ध देश है या लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा या परमाणु बुद्धा? तो देखो, लाफिंग बुद्धा यानी स्माइलिंग बुद्धा इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था, ये किया गया था कब? तो 18 मई 1974 को किया गया था। कहां पे? तो पोखरण, राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में ये जगह पड़ती है। ठीक है, राजस्थान। ठीक है ना, कहां पे? राजस्थान में है। तो इस समय इसका नाम क्या रखा था? लाफिंग बुद्धा या स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सेकंड जो परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण भारत में हुआ सेकंड वाला, तो वो हुआ था कब? तो हुआ था 1998 में। तो ये भी यहीं पे हुआ था। कहां पर? तो पोखरण में ही हुआ था। पोखरण कहा? तो राजस्थान। ये यहीं पे हुआ था। इस समय इसका जो कोड रखा था वो रखा था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति रखा था। ठीक है, तो इस समय आप देखेंगे तो जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? राष्ट्रपति थे इस समय। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। हुगली को, तीस्ता को, बराक को या दामोदर को? ठीक है, दुख की नदी। दुख की नदी का मतलब हो गया कि वो वहां का शोक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? शोक कहेंगे। तो आप सभी को पता है कि इनमें से जो 4 दिख रहे हैं ना, इनमें से आपको जो दामोदर है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। हालांकि अभी ये तो शोक नहीं है, वहां के लिए वरदान बन चुकी है, लेकिन कुछ नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। भाई दुख की नदी का मतलब यही हो गया ना, तो ये दामोदर। ठीक है, दामोदर। तो दामोदर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का क्या कहेंगे? शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, एक नदी कौन सी है? कोसी। तो कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। बिहार का शोक। वैसे आप देखेंगे एक नदी है आपकी कौन सी? लोहित नदी। कौन सी है? लोहित नदी। इसे कहते हैं खूनी नदी। क्या कहते हैं? खूनी नदी कहते हैं। जो कि कहाँ मिलेगा? तो लोहित नदी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, जो कि ब्रह्मपुत्र की क्या है? ये सहायक है। नर्मदा सागर परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना, तो ये कहाँ है आपका? नर्मदा सागर ये हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये देखिए नर्मदा सागर परियोजना की बात करा है, तो जो आपका जो नर्मदा जो
अच्छा, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नर्मदा नदी बहती कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश गुजरात में, हालांकि दोनों जगहों पे इसका प्रवाह है, लेकिन सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है, लेकिन नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो इसमें आपका लिए सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों दिया हुआ है। तो अभी देखो नर्मदा जो सागर परियोजना है ना, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश से ही आपको रिलेट करना चाहिए। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जो ज्वारनद मुख या एक्सरे बनाती है। सदाबहार शंकु वृक्ष यानी कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाया जाता है? तो अब जाहिर सी बात है कि क्या ये सदाबहार वन है, तो ये वन बायोम में पाया जाएगा, है नहीं। और आज का अंतिम सवाल देखिए, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने हैं प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इससे देंगे ये है 2। एक का नाम क्या है? डीमोस, और दूसरा कौन सा है? फोबोस। डीमोस और फोमोस। तो जिसमें आप देखेंगे जो डीमोस है, ये ध्यान रखिए सौर मंडल का, अभी तक का बात करते हैं, सौर मंडल का ठीक है सबसे छोटा क्या है? प्राकृतिक ग्रह है। प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है, अभी के लिए, आगे खोजा जा सकता है, इससे छोटा भी और भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो यही है। कौन सा? डीमोस। ठीक है, तो ये आज के कितने हो गए आपके पूरे सवाल हो गए, है नहीं, 20 क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, जैसे अगर हम आपकी सेवा में उतरे हैं तो आपके लिए कह सकते हैं कि आपके कुछ तो हमें इस मेहनताना का भाई चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक शेयर सब जरूर कर दीजिएगा।